This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुल्क में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। महकमा सेहत की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना के 7,633 नए मामले सामने आए हैं। 11 मरीजों की मौत भी हुई है। पॉजिटिविटी रेट भी 3.62% पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा 1,528 मामले केरल में मिले हैं। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है जहां 1,017 मामले सामने आए। हरियाणा में 898, तमिलनाडु में 521 और महाराष्ट्र में 505 मरीजों की पहचान हुई है। यानी 24 घंटे में मुल्क में जितने मामले सामने आए हैं उनमें से 58% से ज़्यादा मरीज इन्हीं 5 रियासतों में मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़कर 61,200 के पार चली गई है। सबसे ज़्यादा 19,714 एक्टिव केस केरल में हैं। महाराष्ट्र में 6,087 और दिल्ली में 4,976 एक्टिव केस हैं। दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर जारी जोड़-तोड़ के बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने दोनों उम्मीदवार बदल दिए हैं। बीजेपी ने मेयर चुनाव को लेकर इस बार महिला कार्ड खेल दिया है। पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर खातून उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी नेता शिखा राय को मेयर और सोनी पांडे को डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने अतीक हत्याकांड मामले पर बयान देते हुए कहा है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी यूपी पुलिस पर आती है। एक बात सुन लीजिए, अतीक अहमद और उनका परिवार आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहा है। और मैं भी इलाहाबाद गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए। जो उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ वो तो पुलिस एनकाउंटर था, लेकिन पुलिस कस्टडी में जो हुआ है उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर आती है। जबकि अतीक अहमद उसके परिवार के लोगों ने कहा था इनको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे। और आज रवीश कुमार जी का मैं सुन रहा था कि कई बिल्डर, कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उनके नाम अतीक अहमद ने लिए हैं। उनका खुलासा होना चाहिए। ईडी, आईटी, सीबीआई को जांच उनके खिलाफ करना चाहिए। उनके किससे संबंध है पता लगाना चाहिए। आपराधिक जो समूह है, चाहे आपराधिक व्यक्ति हिंसा का या अपराधी जो कि इस प्रकार के लोगों से संपर्क करके पैसा कमा रहा है, जमीनों पे कब्जा कर रहा है, ऐसे लोगों का खुलासा होना चाहिए। और मैंने सुन लीजिए, मैंने मांग की है कि आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो जांच आयोग बनाया है उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप ये भी डालिए कि अतीक अहमद के किन से आपराधिक किन से व्यावसायिक संबंध थे, कौन कौन से नेताओं से संबंध थे, कौन कौन से अधिकारी कर्मचारियों से संबंध थे, वो भी उजागर होना चाहिए। क्योंकि माफिया का हेड तो चला गया लेकिन माफिया तो जिंदा है। उन माफियाओं पर को भी खत्म करना चाहिए। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एक प्रोग्राम के दौरान बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि सर सैयद ने कहा था कि भारत में पैदा होने वाला हर कोई हिंदू है। मैंने ये कहा कि सर सैयद, मैं अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूं, सर सैयद का ये कहना था, उनको पंजाब में बड़ी मशहूर जगह है, जहां से मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पे आर्य समाज वालों ने उनको उनके सम्मान में एक मीटिंग करी और उनको एड्रेस पेश किया। तो सर सैयद ने जब अपना जवाबी भाषण दिया तो उसमें ये कहा सर सैयद ने कि मैं हिंदू शब्द को धर्म से नहीं जोड़ता हूं। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, रहने वाला, हिंदुस्तान की जमीन से उगा अनाज खाने वाला
हिंदुस्तान का पानी पीने वाला हर किसी को यह अधिकार है कि उसको हिंदू कहा जाए। ये मैंने नहीं कहा, ये सर सैयद ने कहा, ये सर सैयद ने कहा है। तो मैं, और उन्होंने ये कहा मुझे आपसे ये शिकायत है, आर्य समाज के लिए कहा, मुझे आपसे ये शिकायत है, आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। अब उनकी जो समझ और जो ज्ञान था उसके हिसाब से उन्होंने कहा आपके पूर्वज 4-5 हजार साल पहले आए होंगे, मेरे पूर्वज भी 1000 साल से ज्यादा पहले आए। हमारे इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और उस सेंस में हम हिंदू, ये मैंने बताया। दूसरा मैं आपसे कहता हूं, आप किसी अरब मुल्क चले जाइए, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, आप अरब आपको कभी भी क्या कहता है, आपको हर किसी को हिंदी कहता है, हर किसी को हिंदी कहता है। तो हम उसे वो हिंदी कहते हैं, हम उसे हिंदू कहते हैं। तो वो सर सैयद ये कहते थे मैं इसको रिलीजन से जोड़ने के सख्त खिलाफ हूं। मधुबनी में साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर शकील अहमद ने प्रेस को खिताब कर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो अब कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रेस वार्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन है, मगर तिथि मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, इसलिए एतवार के दिन भी आपको कष्ट दिया। आज की ये मेरी प्रेस वार्ता मेरे राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझको, इसलिए मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मैंने फैसला किया है कि अब जीवन में मैं कभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूं या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए अहिर जन जागृति सम्मेलन को लेकर भाजपा के रियासती वजीर महेंद्र यादव ने कहा कि ये प्रोग्राम सभी की कड़ी मेहनत से कामयाब हुआ और इसमें समाज के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। सभी को जय श्री कृष्णा। 16 अप्रैल को जो हमारे अहिर जन जागृति सम्मेलन हुआ बीटी रोड मानसरोवर में, सबसे पहले तो मैं उसके लिए, उसके सफल आयोजन के लिए जितने भी हमारे समाज के बंधु जो राजस्थान से पधारे हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हमारे खासकर हमारे नौजवान साथी, उसके अलावा और भी बाहर के प्रदेशों से भी लोग इसमें आए थे, मैं उन सभी को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, हमारा जो ये अहिर रेजिमेंट की मांग है, ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है। समाज इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हमारा अहिर रेजिमेंट बने। इसके साथ साथ हमारे जो और भी समाज की मांग है कि हमारे को श्री कृष्ण विकास बोर्ड का गठन हो, जैसे अन्य समाजों में भी हो रहे। इसी प्रकार हमारे जो समाज की संख्या है राजस्थान में, तो हमारे समाज को कम से कम 2 सांसदों के टिकट मिले और 10 विधायकों के टिकट राजस्थान में मिले। मैं इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो इसके जो आयोजक रहे हैं उन सबको, हालांकि इस समस्त समाज ने मिलकर कार्यक्रम किया, लेकिन जो मुख्य रूप से जो लोग रहे इसमें भारत यादव जी, डॉक्टर सुनीता जी, मंजू जी वगैरह, उनकी पूरी टीम को मैं पूरे समाज की ओर से और युवा हमारी महासभा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो ये हमारी मांग है ये आगे भी जारी रहेगी। इसके लिए आगे भी जो भी और रूपरेखा हमारे समाज के उच्च जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके निर्देशानुसार और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर कई बार इस तरह की बात भी चल रही है कि साहब मैंने कोई संख्या को लेकर कोई बात कही है, तो मेरी भावना हमेशा समाज के प्रति रहती है। मैं महेंद्र यादव तन मन और धन से समाज के लिए समर्पित है। और मैं कुछ मेरे मित्र लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ समाज को जोड़ने के लिए उसका माध्यम हमको बनाना चाहिए, न कि समाज को कमज़ोर करने के लिए। हम सब मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब की मान सरकार ने इन दिनों लोगों के लिए खुलकर खजाना खोल दिया है। अपनी जन सरोकारी नीतियों के चलते सरकार को खूब वाहवाही मिल रही है। देखिए रियासती सरकार की नीतियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी इन दिनों भगवत मान के सहारे पंजाब की जनता के दिलों में उतरने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कामयाब होते भी दिख रही है। बीते दिनों मान सरकार के कुछ फैसलों ने उनको लोगों का मुरीद बना दिया है। एक साल में 28,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी, 504 से ज्यादा आम आदमी क्लिनिक, स्टैंप ड्यूटी में 2.25% की छूट, पावरकॉम सेक्टर में 20,200 करोड़ की बकाया सब्सिडी और फ्री योगा क्लासेस और प्रदेश के नौजवानों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए 10 सरकारी केंद्र खोलने जैसे फैसले लेकर
मान सरकार ने जनता के हक के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। अभी हाल ही में बारिश और ओलों से पंजाब के किसानों को काफी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करते हुए रियासती सरकार ने 20 दिनों के अंदर 40 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि बांटकर किसानों को सहूलियत दी। साथ ही इस साल मुआवजे राशि में 25% का इजाफा करने की बात कही। आपको बताते चलें कि मान सरकार ने बिजली की खपत को देखते हुए सरकारी दफ्तरों के वक्त में बदलाव किया है। ऑर्डर के मुताबिक दफ्तर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। यह आदेश 15 जुलाई तक जारी रहेगा। जराये की माने तो अगर इससे सरकार को फायदा होता है तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। साल 2023-24 में रियासती सरकार के राजस्व में अच्छा खासा इजाफा देखा गया। जीएसटी कलेक्शन में 16.60% का इजाफा हुआ। इस साल सरकार को 18,126 करोड़ रुपए बतौर राजस्व हासिल हुए। इसके अलावा एक और बड़ी बात जिसकी हर किसी ने तारीफ की, बतौर सरकार प्रदेश की विडो और सिंगल ख्वातीन को जो बेहद गरीब हैं और जिनके घर कच्चे या टूटे हुए हैं, उनको सरकार पक्के घर भी मुहैया कराएगी। ऐसे तमाम कामों की वजह से भगवंत मान सरकार पंजाब के लोगों के सपनों को पूरा करने और बेहतर सरकार देने की कोशिश कर रही है। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.